नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं दिनेश अवस्थी। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद क्या कुछ बदला है, क्या कुछ नहीं बदला है, क्योंकि 370 हटने के 2 साल पूरे हो चुके हैं। लेकिन अब इसमें एक नया पैच खड़ा हो गया है। दरअसल सदन में इस पूरे मामले को लेकर के जब सरकार से सवाल जवाब किए गए तो सरकार से ये पूछा गया कि 370 हटने के बाद कितने लोग जाकर के जम्मू कश्मीर में बसे हैं, कितने लोगों ने वहां पर जमीनें खरीदी हैं। तो सरकार ने इसका जवाब भी दिया। सरकार ने साफ तौर पर कहा कि 2019 के बाद से सिर्फ 2 लोग वहां पर पहुंचे हैं जिन्होंने वहां पर संपत्ति खरीदी है और उसका ब्यौरा उन्होंने सदन में लिखित तौर पर सौंपा है। अब इसी को लेकर के विवाद भी शुरू हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस सवाल इस पर खड़े कर रही है। तो 2 साल पहले 5 अगस्त के दिन जब जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ा बदलाव आया, इसी दिन आर्टिकल 370 के हटने के बाद लंबे समय तक पूरा कश्मीर बंद रहा। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को हटा दिया था। साथ ही जम्मू कश्मीर राज्य जो 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया था, अब इसके 2 साल पूरे हैं। लेकिन सवाल यही है कि मोदी सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले के 2 साल बाद जम्मू कश्मीर कितना बदला है, घाटी में कितना परिवर्तन आया है। 370 खत्म हुए, 2 साल बीत गए हैं, राज्य बदला है, प्रशासन का मिजाज बदला है। ये मोदी सरकार का मिशन कश्मीर है। सरकार के दावे तमाम हैं, लेकिन जमी में, जन्नत में बदलाव कितना हुआ है, ये बड़ा सवाल है। सकारात्मक माहौल बनाने में सरकार कितनी सफल हुई? 2 साल पहले जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद जमीन खरीदने के नियमों में भी ढील दी गई, जिसका जवाब सदन में दिया है। तो अब जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि 2 व्यक्तियों ने अगस्त 19 से अब तक संपत्तियां खरीदी हैं। आपको बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार घाटी से जो बाहर के लोग हैं उनको कश्मीर में गैर कृषि योग्य जमीन खरीदने की अनुमति दे चुकी है। पहले सिर्फ जम्मू कश्मीर के जो लोग थे, स्थानीय लोग थे, वही ऐसा कर पाते थे। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर में स्थानीय निवासी बनने के नियमों में भी बदलाव हुए हैं। दूसरे राज्यों के ऐसे पुरुषों को वहां का स्थानीय निवासी बनाने की अब व्यवस्था की गई है जिन्होंने जम्मू कश्मीर की किसी लड़की से शादी की हो। अभी तक ऐसे मामलों में सिर्फ जो महिला के पति और जो बच्चे होते थे उनको जम्मू कश्मीर का स्थायी निवासी नहीं माना जाता था। तो अब हाल में केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने आदेश जारी किया है कि पत्थरबाजी और दूसरे राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल को जो लोग रहेंगे उनको पासपोर्ट जारी नहीं होगा, सरकारी नियुक्तियां नहीं होंगी, सुरक्षा एजेंसियां उन्हें किसी भी तरह के सरकारी काम में हरी झंडी नहीं देंगी। तो वहीं मंगलवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग की है। जम्मू कश्मीर के लिए पूर्ण राज्य की बहाली और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की मांग की है। ऐसे में सवाल यह है कि 2 साल में जन्नत की जो जमी की फिजा कितनी बदल पाई है, क्या वहां के स्थानीय लोग इससे खुश हैं, और क्या जो बाहर के लोग हैं, बाहर के यानी कि अब बाहर के नहीं कह सकते, अब एक कर दिया है उसे, जो और अन्य राज्यों के लोग हैं, क्या वो कश्मीर जाने के इच्छुक हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है। इसी विषय को लेकर के आज हम चर्चा करने वाले हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। अश्विनी हांडा जी कांग्रेस से अपना पक्ष रखेंगे और वहीं नेहा शालिनी दुआ जी बीजेपी से अपना पक्ष रखेंगे। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं अश्विनी जी आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि आप कश्मीर से बिलोंग करते हैं, आप वहाँ की चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। 370 हटने के बाद से कितने परिवर्तन वहां पर हुए हैं? धन्यवाद विनय जी। और आज आपने मेरे बारे में कहा कि मैं जम्मू कश्मीर से वाबस्ता हूँ। वाबस्ता नहीं हूँ, मैं जम्मू कश्मीर में रहता हूँ और मैं जम्मू से बिलोंग करता हूँ और ज्यादातर जम्मू में ही रहता हूँ। तो आज जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार का देश को गुमराह किया, तो आज आपके सामने है। जिस तरह का नित्यानंद जी का बयान आया है संसद के अंदर, तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जम्मू कश्मीर के नाम पर देश को गुमराह किया, चाहे तो 370 के नाम पर, 35A के नाम पर, अब आतंकवाद और पत्थरबाजी के नाम पर। सच्चाई ये है विनय जी की मैं जम्मू कश्मीर में रहता हूं और रात को ही एक बहुत बड़ी घटना हुई है जिसके अंदर आतंकवादियों ने हमला किया है और हमारे 5 जवानों को शहीद कर दिया है। और आए दिन जो है वो ऐसा कोई दिन ऐसा नहीं बीता जिस दिन आतंकवादी हमला नहीं करते हैं और हमारा कोई जवान शहीद नहीं होता और आम नागरिक शहीद नहीं होता है।
तो जो दावा भारतीय जनता पार्टी ने किया था कि यहाँ पे 370 हटाने के बाद आतंकवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, इंडस्ट्री जो है वो पूरी तरीके से लग जाएगी, रोजगार जो है वो जम्मू कश्मीर के युवाओं को देगा, तो दरअसल पर वो एक भी चीज जो है वो आज साबित नहीं कर पाए हैं, उसको प्रूव नहीं कर पाए हैं। इसी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो कोस रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आपने जम्मू कश्मीर के अधिकारों को, जो मूल अधिकार थे जम्मू कश्मीर के, उनका हनन किया है और आप जम्मू कश्मीर के लोगों की मांग है कि उनका मूल जो अधिकार है उसको जो है वो स्थापित किया जाए, उसको वापस दिया जाए और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाए। उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में चुनाव तब हो जब राज्य का दर्जा मिल जाए। ये मेन मुद्दा जो है आज जम्मू कश्मीर के है, उसमें चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे पीडीपी हो, कोई भी पार्टी है, सबका एक ही मत है कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 के बाद जो स्थितियां उत्पन्न हुई है, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोग अपने आप को असहाय समझ रहे हैं और बड़ी ही चिंताजनक स्थिति में है, गंभीर स्थिति में, क्योंकि रोजगार बिल्कुल तरह बंद है जिस तरीके से कोरोना महामारी के चलते, और हमें जो 370 हटाने से पहले जम्मू कश्मीर को नजरबंद किया गया था। तो मेरा भारतीय जनता पार्टी से एक बहुत ही विनम्र विनती होगी कि इस तरह का दुष्प्रचार ना करें कि जम्मू कश्मीर के हालात बिल्कुल ठीक हैं। जम्मू कश्मीर के हालात बद से बदतर हो जा रहे हैं दिन ब दिन, और आप लोग जहां ये वादा करते थे कि जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्री आ जाएगी, तो आज हम जैसा कांग्रेस बोल रही थी कि कोई भी ऐसा इंडस्ट्रियलिस्ट जम्मू कश्मीर में नहीं आया है जिसने अपनी इंडस्ट्री यहाँ लगाई हो। कोई ऐसा इंसान आने को तैयार नहीं है जब तक इस तरह का आतंकवाद होगा। कोई भी तैयार नहीं होगा कि वो अपना इतना पैसा लगा के जम्मू कश्मीर में रहन बसेरा बनाएगा। चलिए, तो मेरा जवाब लेते हैं, अश्विनी जी जवाब लेते हैं। नेहा जी भी हमारे साथ बनी हुई है। नेहा जी, नेहा जी, दावे बड़े किए गए, वायदे बड़े किए गए, 2 साल पूरे हो चुके हैं, स्थिति कितनी बदली है? पहले हांडा साहब की पंचतंत्र की कहानी का, इतनी लंबी पंचतंत्र की कहानी सुना दी जिसमें सिर्फ और सिर्फ फेरी टेल की कहानी में सिर्फ और सिर्फ पटकथा थी, मतलब लिखी हुई। क्या पटकथा क्या थी मैम? आप एक बात बताइए, क्या आतंकवादी हमले बंद हो गए हैं घाटी में? क्या आतंकवादी हमले बंद हो गए हैं घाटी में? अभी कल ही आपके ही एक बीजेपी के लीडर को गोली मारी है आतंकवादियों ने। मैडम ये इस चीज को तो स्वीकार कीजिए। किस सुनिए, क्या ये भी पटकथा है? ये भी पटकथा है क्या? अरे बात सुन लीजिए, नहीं तो ऐसे मैं डिबेट नहीं करूंगी, मैं फोनो भी काट रही हूँ। ऐसे बेशरम लोगों के साथ करने का कोई फायदा नहीं है डिबेट, जो सुनना नहीं जानते, बोलना जानते हैं। आपको ठीक शोभा नहीं देती है, आपको सच्चाई बताई तो आपको जलन होने लगी। चलिए अश्विनी जी सुन लीजिए थोड़ा सा। हालात वहाँ के थे, मेरे माँ बाप रिफ्यूजी बनकर यहाँ दिल्ली में आए और रहे इतने सालों से। मैंने बेशक यहाँ की बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, मेरे माँ बाप कश्मीरी ब्राह्मण है, दत्ता फैमिली से मैं आती हूँ, ब्राह्मणों की बेटी हूँ। आप लोग जम्मू में जो सबसे बड़ा मंदिर है काली माता का मंदिर है, मैं उसका पुजारी हूँ। आप इस तरह की बातें मत कीजिए। ये हिंदू मुसलमान पे डिबेट नहीं हो रही है। देखिए आज हालत भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि इनके पास बोलने को कुछ नहीं है, डिबेट छोड़ के चली गई। यही होता है, जब जवाब नहीं होता है तो ऐसे ही भागते हैं प्रतिनिधि। जब सवाल सही किए जाएं, अगर जवाब देने की हिम्मत नहीं है, फिर किस तरह के प्रतिनिधि हैं? अश्विनी जी एक बात इसमें और देखी जा रही है, राहुल गांधी भी कश्मीर के दौरे पर हैं। क्या राहुल गांधी के दौरे की क्या मायने निकाले जा रहे हैं? क्या कुछ वहां बैठकें होनी है? किस तरह की वहां राहुल गांधी की यात्रा रहेगी? देखिए, राहुल गांधी जी को हमने निवेदन इसलिए किया है कि राहुल गांधी जी विपक्ष के बहुत बड़े नेता हैं और हमारे जम्मू कश्मीर की पीड़ा को अच्छी तरह से समझते हैं और पूरे भारत को बता सकते हैं। और खासकर जिस तरीके से विपक्ष ने दबाव बनाया है प्रधानमंत्री और उनके सरकार पर, तो हमने एक रिक्वेस्ट की थी कि वो जम्मू कश्मीर में आए और जम्मू कश्मीर की जिस तरीके से हम भारतीय जनता पार्टी की प्रताड़ना चाह रहे हैं, उसको हमें कुछ निवारण करने का उस पर फैसला करें और प्रधानमंत्री जी तक हमारा मैसेज पहुंचाए। तो इसी के चलते आज राहुल जी ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया है और खासकर कश्मीर के अंदर
वो हब है जहाँ पे हमारा ऑफिस है, वो मौलाना आजाद रोड पे जो है हमारा ऑफिस है, और वहीं से सारी सियासत जो है जम्मू कश्मीर के खेली जाती है। तो इसी के चलते हमारा ये दबाव बनाना था जम्मू कश्मीर के हितों को लेकर, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के नागरिकों की मूल अधिकारों का हनन किया जा रहा है, लगातार किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी कुछ मूवीज के प्रोमो की तरह, जिस तरह प्रोमो का प्रमोशन होता है, उस तरह कुछ लोगों का तिरंगा झंडा पकड़ाकर ये माहौल बनाना दिखाना चाहती है कि जम्मू कश्मीर में सब ठीक है। लेकिन दिनेश जी, आज स्थिति यह है कि कल ही भारतीय जनता पार्टी के सरपंच और उसकी पत्नी को मार दिया गया, और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने ही नेताओं को नहीं बचा पा रही है तो आम आदमी कितना सुरक्षित होगा ये आप समझ सकते हैं। आज स्थितियां ये हैं कि जम्मू कश्मीर का नागरिक जो है वो बहुत बुरी तरह भयभीत है। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयोग करती आ रही है, और सारे प्रयोग है वो खासकर जम्मू के लोगों पे करती है, जो कि हमेशा से राष्ट्रवादी रहे हैं और राष्ट्र का झंडा उठाए रहे हैं, और उन्हें सबसे ज्यादा पीड़ा हुई है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के चलते। अश्विनी जी, एक बात और जानना चाहूंगा कि साफ तौर पर पहले ये कहा जाता था कि अगर 370 35A को हटाया जाएगा कश्मीर में काफ़ी बदलाव होंगे। अब लोगों की जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनकी शिकायत है कि इससे अच्छा तो पहले ही माहौल था। अब इंटरनेट की सुविधा पूरी तरह से अंदर बंद कर दी गई है, कम्युनिकेशन का सिस्टम पूरी तरह से बंद है। क्या ये वाकई स्थिति बनी है? देखिए दिनेश जी, मैं आपको आज पूरी सच्चाई बताऊंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता जो है वो मैदान छोड़ के भागे हैं। तो मुझे मौका है कि मैं जो जम्मू कश्मीर के लोगों की पीड़ा है वो आपके सामने रखूं और विस्तार पूर्वक रखूं, क्योंकि वो बोलने का मौका ही नहीं देते, सच्चाई सुनने में उनकी हिम्मत नहीं है। तो सच्चाई ये है कि पिछले 2.5 साल से, कोरोना से पहले हम सब नजरबंद थे, आज तक वो पॉलिटिकल लीडर जो है वो आज तक वो है नजरबंद है। भारतीय जनता पार्टी उनको जबरन जो है वो जेलों में डाल के रखा हुआ है, और उसके साथ साथ हमारे जो बच्चे हैं जो कल का भविष्य है उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है कि उनको इंटरनेट जो है वो उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। और 2.5 साल के बाद जब इंटरनेट शुरू किया गया तो आज भी उसकी स्पीड जो है वो बहुत कम है, जिससे बच्चे डाउनलोड ही नहीं कर पा रहे हैं। अगर उनको कोई अपने डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करने होते हैं या किसी तरह का भी उनको प्रयोग में लाना होता है, वो नहीं कर पाते। दूसरा सबसे बड़ी आज दिक्कत ये है कि जम्मू कश्मीर में जो पढ़ाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए होती है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने होते हैं, कोरोना महामारी के चलते वो सारे ऑनलाइन होते थे, लेकिन पिछले 2.5 सालों से एक भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लोग नहीं दे पाए हैं। 12th और 10th के बच्चे जो हैं वो बुरी तरह से इसमें प्रभावित हुए हैं। लगभग मैं आपके चैनल से बताना चाहूंगा देश को कि लगभग 15 से 20 लाख ऐसे बच्चे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर जो PhD होल्डर हैं, जो डॉक्टरेट हैं, जो ग्रेजुएट हैं, और जो जिन्होंने 12th किया हुआ है। जो 10th वाले बच्चे हैं तो वो तो अनगिनत है, 12th के बच्चे अनगिनत हैं, उनका तो कोई हिसाब नहीं है, और सब बेरोजगारी से ग्रस्त हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ 370 हटाने से पहले एक वादा किया था कि हम 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे। उस रोजगार के नाम पे इन्होंने SSV के फॉर्म निकाले और इन्होंने 100 करोड़ रुपया जो है वो इकट्ठा किया, और आज तक 70 लोगों को ये जॉब नहीं दे पाए हैं। कल का जो है वो बयान आया है हमारे LG साहब, सिन्हा साहब का, कि हमने एडवर्टीजमेंट की, उसमें जो है वो लगभग 70,000 लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, उसमें से हमने 2,000 को चयनित किया, 2,000 में हमने 1300 जॉब दी है। जहां ये बात करते थे 1 लाख जॉब देने की, वहां पे ये आके 1300 पे जो है रुक गए हैं। आज हमारे जम्मू कश्मीर के युवा जो डेंटिस्ट हैं वो आज सड़क पे हैं, CISF के लड़के जो हैं वो सड़क पे हैं, PSC के डेली वेजर हैं, उनकी तादाद 60,000 है, वो आज सड़क पे हैं। हमारी होम गार्ड की महिलाएं हैं, जहाँ होम गार्ड के जो हमारे जो सर्विस करते हैं वो सड़क पे हैं। तो मसाइल जो है मुश्किलें ही मुश्किलें हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। और गवर्नर साहब और उनकी जो गवर्नमेंट के कार्यकर्ता जो ऑफिसर्स हैं वो बंद कमरों के अंदर AC के अंदर डिसीजन ले लेते हैं, जो जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है वो जमीनी स्तर पर उतारने में बड़ी मुश्किल होती है। और जो उनसे वाबस्ता भी नहीं है वो दिल्ली या मेट्रो स्टेशन अपना मेट्रो सिटीज की तरह डिसीजन लेते हैं, जो जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है वो
ठीक नहीं लगते। उसके बाद मैं आपको एक और गंभीर बात बताऊंगा। ये बहुत ही गंभीर विषय है जम्मू कश्मीर के लोगों की, और बदकिस्मती भी है कि जो भी लोग आए हैं वो लोग जम्मू कश्मीर को एक डिस्प्ले प्रोडक्ट के रूप में पूरे भारत में बनाना चाहते हैं। भारत हम जो थे, जो हमारी इतिहास था, हम एक अलग देश था, और उसको डिक्रीज करते करते हमें आज ये यूटी तक ले आए हैं। यूटी जो है वो सबसे लास्ट ऑप्शन है भारत के अंदर, भारत के इतिहास के लिए। तो ये बहुत ही शर्मनाक घटना है जो भारतीय जनता पार्टी ने अनडेमोक्रेटिकली 370 को हटाया। होना ये चाहिए था कि जम्मू कश्मीर के आवाम को सहमति में लेना चाहिए था, वो नहीं लिया गया। एक डिक्टेटरशिप की तरह जो है वो हटाया गया, और आज जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो बहुत बड़ी बुरी मुश्किल में हैं। मैं फिर से एक बार आपसे चैनल के माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा पूरे देश को कि इस तरह से गुमराह मत होइए। जम्मू कश्मीर के लोग बड़ी ही दिक्कतों में हैं। उनके ऊपर फौजी राज की तरह अत्याचार किया जा रहा है। जो फौजी लेकिन अश्विनी जी एक बात देखी जा रही है, ये साफ तौर पर ये तो आमतौर पर देखने को भी मिल रहा है कि जब से 370-35A को हटाया गया है, पत्थरबाजी में कमी देखने को मिली है। नहीं जी, ये सिर्फ प्रोपोगंडा है। मैं आपको बताऊं कि कोरोना की वजह से सब बंद पड़े हैं घर में, कौन पत्थर उठाने जाएगा? आप मुझे बताइए। लेकिन पत्थर उठाना क्यों? पत्थर उठाना क्यों अपनी ही सेना पर? हाँ, सबसे बड़ा होता, जब आप विरोध प्रकट करना चाहते हैं तो आपको जेलों में डाल दिया जाता है उठा के। आप बताइए वो बच्चा क्या करेगा? वो अपने विरोध प्रकट कैसे करेगा? पत्थर मारना गलत है। मैं भी मानता हूँ कि पत्थरबाजों को सबसे सजा दी जानी चाहिए, लेकिन सरकार को चाहिए कि जम्मू कश्मीर के लोगों के जो मुद्दे हैं उनको समझे। जम्मू कश्मीर के मुद्दों को सरकार गैस सिलेंडर और जो बीपीएल राशन देके या वो रोशनी वाला बल्ब जो कहते हैं सब बदल डालेंगे, वो देके जो है वो सरकार समझती है कि जम्मू कश्मीर की समस्या है। बड़ा दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि आज 7 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के लोगों की मुद्दों को समझ नहीं पाई। उसकी समस्या क्या है ये समझ ही नहीं पाई है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ प्रोपोगंडा और दुष्प्रचार फैलाने में लगी है। अश्विनी जी एक बात मैं और आपसे कहना चाहूँगा कि साफ तौर पर यह आरोप लग रहा है कि सरकार वहाँ पर किसी भी तरह की इंडस्ट्री, इन चीज़ों को डेवलप नहीं कर पा रही है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये वहाँ के स्थानीय लोग भी आते हैं जो उन लोगों को शायद सपोर्ट ना करें। ये डर भी एक बिजनेसमैनों को बना रहता है कि मान लें अगर वो करोड़ रुपए, 10 करोड़, 50 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए वहाँ इन्वेस्ट करके कोई इंडस्ट्री खड़ी करते हैं और उनको अगर स्थानीय लोगों का सहयोग ना मिले, सपोर्ट ना मिले और फिर उनका नुकसान हो, ये भी एक डर बना हुआ है ना। तो क्या वहाँ के स्थानीय लोगों की मानसिकता क्या है इस चीज़ को एडॉप्ट करने की कि हाँ चलो कोई यहाँ पर आएगा तो हम उसको सपोर्ट करें? मैं आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं कि इस तरह की कोई समस्या नहीं है। कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जो जम्मू कश्मीर में नहीं लगी हुई है। अमूल जो सबसे बड़ी देश की इंडस्ट्री है, उसका प्रोजेक्ट जम्मू में लगा हुआ है। टाटा जम्मू में है। ऐसा कोई आउटलेट नहीं है इंटरनेशनल या नेशनल जो जम्मू कश्मीर में ना हो। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर को ऐसे बताया कि जहाँ पे बहुत ही गरीब लोग हैं, बड़े रूढ़िवादी लोग हैं और जो पढ़े लिखे नहीं है। मैं आपको बताऊं कि हमारी गरीबी जो सतह है वो पूरे देश से कम है। हमारे लोग बहुत कम गरीब हैं और हमारी जो पढ़ाई की, जो एजुकेशन की जो रेशो है वो देश से बड़े सारे मेट्रो सिटीज से ज्यादा है। IPS, IAS आपने देखा किस तरह से हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं और कई स्तर पर हम प्रतिभा में अव्वल भी आए हैं। सारे खेल जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स के तहत खेले जाते हैं और पिछले दिनों देखा कि हमारा एक जो युवा साथी था वो कॉमनवेल्थ गेम में एक अवार्ड भी लाया था शूटिंग के अंदर। तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी ने दुष्प्रचार किया और खासकर गृह मंत्री जी ने जब 370 तोड़ा तो ये कहा गया कि यहाँ पे नाबालिग बच्चियों का जो है वो विवाह कर दिया जाता है। देखो, इस तरह का दुष्प्रचार करना देश के लिए ठीक नहीं है और खासकर जम्मू कश्मीर के लिए ठीक नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जम्मू कश्मीर
भारत के किसी भी हिस्से में किसी भी सिटी से सबसे बेहतर है। आप कभी जम्मू कश्मीर आए तो गुजरात के गांधीनगर से जम्मू का गांधीनगर जो है वो कई गुना ज्यादा अच्छा है। आज भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने जो गुजरात मॉडल देश को दिखाया था, उसके अंदर जिस तरीके से उनका कल बयान आया कि गुजराती जो है वो 3 करोड़ 3.5 करोड़ है बीपीएल का राशन खाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने उस मॉडल को पूरे देश में बनाया। और आज ये स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी ने देश की भी वही हालत कर दी है कि आज 80 करोड़ लोगों को आपका बीपीएल का राशन खाना पड़ रहा है, क्योंकि आपने व्यवस्थाएं ऐसी बना दी। आपकी नाकामी से आज जो मिडिल क्लास का जो लोग थे वो आज मजबूर हो गए हैं बीपीएल राशन खाने के, क्योंकि आपने उनका रोजगारी छीन लिया। बेरोजगारी, आज हर दूसरा आदमी बेरोजगार है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास जम्मू कश्मीर के लिए ठोस नीति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही मुद्दा था जो उनका मैनिफेस्टो था, उन्होंने उसको पूरा करने का काम किया बनिस्बत इसके कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों की समस्या समझ पाते। लेकिन अश्विनी जी ये बात आप मानेंगे कि जो वहां के पंचायत चुनाव हुए उन पंचायत चुनावों में बीजेपी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तो वो कम से कम कहीं ना कहीं लोगों के बीच तो पहुंच रहे हैं। यही प्रोपेगेंडा है बीजेपी का कि बीजेपी पूरी तरह से लोगों ने नकार दिया बीजेपी को। बीजेपी एक भी अपना डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का चेयरमैन नहीं बना पाई, सिवाय एक उधमपुर और रियासी के अंदर, जहाँ रजौरी के अंदर उन्होंने वो भी जो है वो धोखाधड़ी करके बनाया। उनको पूरी तरह से नकार दिया गया और अक्सरियत जो मिली वो बाकी पॉलिटिकल पार्टियों को मिली। और वही हताशा है कि भारतीय जनता पार्टी आज चुनाव नहीं कराना चाहती जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास जो वादे किए गए थे उसके बाद आज भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी मुद्दा नहीं है जिसके वो चुनाव लड़ पाए। क्योंकि जो वादे किए थे उन्होंने जम्मू कश्मीर के साथ, आज डीडीसी के लोगों को जो है वो मारा जा रहा है। और डीडीसी, मैं सच्चाई बताता हूं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को कि डीडीसी के जितने भी मेंबर हैं वो कश्मीर के अंदर जो है वो सिटी के अंदर उनको होटलों में रखा गया है नजरबंद करके। उनको इजाजत नहीं है अपने एरिया में काम करने की। तो डीडीसी बनाकर आपने आखिर किया क्या? ना तो उनके पास पावर है, वो हर दिन जो है वो आके चिल्लाते हैं और प्रदर्शन करते हैं कि हमें पावर दे दो। आपने सिर्फ लोगों को गुमराह करने का काम किया है। आपकी नीयत साफ नहीं है भारतीय जनता पार्टी की, और उसका ये नतीजा है कि आज जम्मू कश्मीर में स्थितियां जो है वो बद से बदतर होती जा रही हैं। और आपने उन लोगों को नजरबंद करके रखा है जिन पार्टियों ने इस लोकतंत्र को कायम करने में जम्मू कश्मीर में अहम भूमिका निभाई थी। चलिए, राहुल गांधी ने कहा है कि कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, तो क्या लगता है पूर्ण राज्य के दर्जा मिलने के बाद कश्मीर में बदलाव हो सकता है? बिल्कुल, राहुल गांधी जी की बात से सहमत है। और ये जम्मू कश्मीर के आम आवाज जो है कि स्टेटहुड जो है वो हमें मिलना चाहिए, क्योंकि कहाँ हम एक कंट्री थे और कहाँ हमें आपने यूटी में ला खड़ा कर दिया और आपने एक ऐसी स्टेट को जिसका इतिहास था उसको 2 भागों में बांट दिया। आज लद्दाख के लोग भी जो है वो आपका इस एजेंडे को नकार रहे हैं और उन्होंने विद्रोह का विद्रोह बजा दिया है। वो कह रहे हैं कि हमें स्टेटहुड दो। तो भारतीय जनता पार्टी जिस विजन को लेकर चली थी वो विजन पूरा नहीं हुआ है। उससे क्या हुआ है कि जम्मू कश्मीर का अवाम भारतीय जनता पार्टी से और दूर चलकर खड़ा हो गया है। और आज जम्मू कश्मीर जो जम्मू के अंदर राष्ट्रवादी लोग हैं वो भी आज हताशा में हैं। उनके वो भी, अगर मैं आपको ये चैलेंज करता हूं कि अगर आप अभी किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या जम्मू के किसी नागरिक को फोन लगाएंगे तो वो आपको सच्चाई सामने रख देगा कि किस तरह के हालात भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के अंदर कर दिए हैं। आम नागरिक को ये एक अभिलाषा होती है कि उनके मुद्दों को सुना जाएगा, उनके मुद्दे सुलझाए जाएंगे, उनको अच्छा जो है वो एजुकेशन फैसिलिटी मिलेगी, उनको अच्छी हेल्थ फैसिलिटी मिलेगी। यही देश के मुद्दे हैं। नौकरी तो ये दे नहीं पा रहे हैं पूरे देश के अंदर। 2 करोड़ का वादा किया था, अभी 2000 भी नहीं लगाए इन्होंने। जम्मू कश्मीर के अंदर आए दिन ये लाखों रुपए का पैकेज अनाउंस करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने आते ही लाखों रुपए का पैकेज अनाउंस कर दिया।
लेकिन दुर्भाग्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ प्रपोजल की पार्टी रह गई है, सिर्फ प्रपोजल बनाती है, इम्प्लीमेंटेशन इनकी बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। काफ़ी बातें आपने कश्मीर के अंदर की हमारे दर्शकों के सामने रखी, लेकिन जन्नत कितनी बदली है 370 हटने के बाद, क्या कुछ वहाँ का माहौल बदला है, उसी विषय पर आज हमने चर्चा की। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ।